we are discussing cell, the unit of life. So in this video we are going to discuss about remaining topics in this chapter. So welcome back to Biology on Earth. In this video we are going to discuss about nucleus and cytoskeleton. First of all, nucleus. जो न्यूक्लियस है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. नाउ जो न्यूक्लियस है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. ठीक है, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और जो अंदर वाली है ये इनर मेम्ब्रेन है, और टुगेदर जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. सो न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं ये यूनिट मेम्ब्रेन है, मींस इनमें लिपिड की बाइलेयर होती है. उसके बाद अब जो न्यूक्लियस है इसमें इस तरीके से पोर लाइक रीजन होते हैं, मींस एक स्पेस बनती है, दिस इज कॉल्ड दी पोर. तो पोर का फंक्शन जो है, इसमें से जब आरएनए जो है ये साइटोसोल में आता है या साइटोप्लाज्म में आता है, बिकॉज जो ट्रांसलेशन है ये साइटोप्लाज्म में होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस का अंदर वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, और इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोला जाता है. जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थ्रेड लाइक कंपोनेंट है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटिन, और साथ में इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉडी है. जो न्यूक्लियोलस है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, एंड न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है. तो वो सेल जो कि ज्यादा एक्टिव होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं इसके न्यूक्लियस में. नाउ दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटिन. तो क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, हम बोल सकते हैं. नाउ जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, विच इंक्लूड द माइटोसिस एंड मियोसिस, तो माइटोसिस एंड मियोसिस में दो फेजेस होते हैं. एक होता है इंटरफेज. इंटरफेज जो है इसमें आते हैं आपके G0 फेज, G1 फेज, S फेज, विच इज कॉल्ड द सिंथेटिक फेज. सिंथेटिक फेज जो है इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. उसके बाद जो लास्ट है ये G2 फेज है. तो ये हो गए इंटरफेज की स्टेजेस. अगर हम माइटोसिस दूसरे फेज की बात करें तो इसे एम फेज बोलते हैं. एम फेज मींस मियोटिक फेज और माइटोटिक फेज. इसमें सेल डिवाइड करता है. तो जो फर्स्ट फेज है, जो इंटरफेज है, इसके जितने भी आगे फर्दर फेजेस हैं इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है. मींस इसमें जो सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा. तो क्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन में क्या है? डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए है ये बहुत मींस ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. अगर हम इसकी जो लेंथ की बात करें तो अप टू 2 मीटर इसकी लेंथ होती है सिंगल सेल में जो क्रोमैटिन होता है. नाउ ये जो क्रोमैटिन है या फिर जो इसमें डीएनए होता है, नाउ 2 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसको बहुत पैक किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर. तो इसकी पैकेज के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. और यहाँ पे इसमें कुछ पोर्शन आरएनए का भी होता है, बिकॉज जब जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है, इसके साथ ही इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाती है, मींस जिसमें डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है. और क्योंकि दोनों प्रोसेसेस रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, सो दैट्स वाई जो क्रोमैटिन है इसमें डीएनए, जो डीएनए को पैक करते हैं प्रोटीन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एंड जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए, तो ये तीनों कंटेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे एम फेज की बात करें तो एम फेज दो तरीके के होते हैं. अगर माइटोसिस हो रही है सभी सोमैटिक सेल्स में तो इसे माइटोटिक फेज बोला जाता है, और जर्म सेल्स में होती है मियोसिस तो इसे मियोटिक फेज बोला जाता है. नाउ जो एम फेज है, एम फेज में जो क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन होने लगती है इनटू द क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोम. एंड क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है ये इस तरीके से हाईली पैक्ड, इस तरीके से पैक्ड स्ट्रक्चर है. अगेन जो पैकिंग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये दोनों प्रोटीन्स. तो एम फेज में क्रोमोसोम होते हैं लेकिन इंटरफेज के दौरान क्रोमैटिन होता है. नाउ अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो यहाँ पे जो लिवर सेल्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं. ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि बोन टिश्यू की डिग्रेडेशन करते हैं ताकि बोन की रिपेयर हो सके. जो मींस डैमेज्ड बोन टिश्यू है या बोन सेल्स है इनको डिग्रेड करते हैं.
तो इन तीनों में क्या है, एक अगर सेल है इनका तो इनमें मल्टीपल न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। और अगर हम कुछ सेल्स में बात करें, जैसे कि ह्यूमंस में जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लांट में जो सीव ट्यूब सेल्स हैं जो कि फ्लोएम के स्पेशलाइज्ड सेल हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जब ये मैच्योरिटी गेन करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो आरबीसीज ह्यूमंस में और सीव ट्यूब सेल्स जो कि प्लांट्स में है, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। तो जो सेल ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं, इनके अंदर स्पेस बनाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनेलिस और साथ ही न्यूक्लियस ये डिसअपेयर हो जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में ये एक्टिवली रोल प्ले कर सकें। लेकिन स्टिल जो आरबीसी एंड सी ट्यूब सेल्स हैं, ये लिविंग सेल में इसको हम कंसिडर करते हैं, ये नॉन लिविंग में नहीं आता। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस है, इसमें हमने अभी देखा कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो जो क्रोमोसोम है इसमें दो आर्म्स होती हैं। नाउ दीज टू आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज अ लॉन्ग आर्म एंड दिस इज अ शॉर्ट आर्म। तो क्रोमोसोम में इस तरीके से आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके जो सेंटर में कंस्ट्रिक्शन है जो कि यहाँ पे है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर रीजन। जो सेंट्रोमियर रीजन है इसके साथ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स असेंबल होते हैं जब सेल डिवीजन होती है। दीज आर कॉल्ड द काइनेटोकोर प्रोटीन। नाउ जो काइनेटोकोर है इसकी अटैचमेंट का क्या रोल है, बिकॉज जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन होती है। सेपरेशन कौन करता है, माइटोटिक स्पिंडल्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं, और ये किसके साथ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर के साथ। तो इसलिए जब भी सेल डिवीजन में जाता है तो सेंट्रोमियर के साथ यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन अटैच हो जाता है ताकि इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो सके और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है इसको सेपरेट कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सबसे पहले अगर तो सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है तो एक आर्म शॉर्ट आर्म बनती है और एक लॉन्ग आर्म। तो इस तरीके के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये एक एंड के बिल्कुल क्लोज है और दूसरे एंड से बहुत दूर है, तो इस तरीके का क्रोमोसोम बनता है। दिस इज कॉल्ड द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ अगर जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल टीलोमियर वाले रीजन में प्रेजेंट है। टीलोमियर कौन सा पार्ट है, ये एंड वाला पार्ट जो क्रोमोसोम का है, इसे हम बोलते हैं टीलोमियर। तो अगर टीलोमियर के बिल्कुल पास प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। उसके बाद अगर हम कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें कि एक ये कंस्ट्रक्शन हो गई और इसके साथ कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो शॉर्ट आर्म है ये लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है, इसमें यहाँ पे सेंट्रोमियर है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे जो शॉर्ट आर्म है इसमें एक स्मॉल फ्रेगमेंट बनता है और इस फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं सैटेलाइट। नाउ जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये अगर हम यूजुअली देखें तो ये कुछ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि मेटाफेज फेज में होते हैं। मेटाफेज जो कि एम फेज में एक फेज है। उसके बाद अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो जो शॉर्ट आर्म होती है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की जो शॉर्ट आर्म है इसमें इस तरीके के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस बहुत कॉमनली प्रेजेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम है, इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं। नाउ जो इंटरफेज है इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होती है, मींस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन में एंटर करता है, मींस एम फेज में एंटर करता है, तो जो क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन हो जाती है इनटू क्रोमोसोम्स। नाउ ये जो क्रोमोसोम्स है अगर हम इंटरफेज के एस फेज की बात करें तो एस फेज में रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो एक डीएनए है सबसे पहले इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये सेपरेट होते हैं और हर एक सेल जो स्ट्रैंड है इसके अराउंड न्यू डीएनए की फॉर्मेशन होती है। तो मींस डीएनए की यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। उसके बाद जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ही जब ये रेप्लिकेट हो जाते हैं तो जो एक स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट की तरह काम करता है और डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस के अंदर ही बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोसेसेस होती हैं। एक तो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है रेप्लिकेशन जो कि एस फेज में हो रही है,
और साथ ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन 3 तरीके के आरएनए बनते हैं। जो हमने न्यूक्लियोलस की बात की, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये एमआरएनए विच इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए, जो कि जिसके पास मैसेज होता है, मींस जो आगे प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होता है, ये हो गया एमआरएनए। और उसके बाद टीआरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। राइबोसोम्स जब रीड करते हैं एमआरएनए को तो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर तीनों तरीके के आरएनए बन गए। ये जो आरएनए है, अब यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हमने देख ली कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। उसके बाद जब एक बार ट्रांसक्राइब हो जाता है आरएनए इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ आरएनए, तो ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियर पोर की इस जगह से जो है बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, तीनों तरीके के आरएनए। तो अब यहाँ पे एमआरएनए जो है, उसके बाद जो राइबोसोमल आरएनए है और जो टीआरएनए है, ये तीनों जो है ये साइटोसोल में प्रेजेंट है। नाउ अगर हम एमआरएनए की बात करें यहाँ पे, तो एमआरएनए जो है इसको फाइंड करते हैं कुछ राइबोसोम। राइबोसोम हमने ऑर्गेनेली डिस्कस की है पहले ही। तो राइबोसोम में एक स्मॉल सब यूनिट होता है जो कि एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। ये एमआरएनए है, इसमें डिफरेंट जीन्स हैं। तो जब स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट जो राइबोसोम्स का है ये भी बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो है ये रीड करते हैं कि इस जीन में कौन सी इंफॉर्मेशन है या कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। अब इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो है टीआरएनए आके बाइंड करता है। टीआरएनए जिसके पास की एक स्पेशल अमीनो एसिड होता है। जब ऐसे राइबोसोम्स रीड करते जाते हैं एमआरएनए को, तो इस तरीके से जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं ये अटैच होते जाते हैं और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो जो प्रोटीन सिंथेसिस है और वी कैन से जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। लास्ट टॉपिक इज साइटोस्केलेटन। नाउ जो सेल है, सेल के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट है जिसमें बोन्स, कार्टिलेजेस आते हैं जो कि बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो सेल है इसके अंदर भी लोकोमोशन होता है और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मींस मूव करती हैं और इसकी पर्टिकुलर शेप होती है। ये होती है साइटोस्केलेटन की वजह से। अगर हम यूकारियोट्स में बात करें तो यूकारियोट्स में वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन होता है। यहाँ पे 3 तरीके के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर हम प्रोकारियोट्स की बात करें तो प्रोकारियोट्स में भी साइटोस्केलेटन होता है, लेकिन इस तरीके से इतना वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन नहीं होता। नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे यूकारियोट्स के साइटोस्केलेटन के बारे में। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है माइक्रोटिब्यूल्स। माइक्रोटिब्यूल जो है, टिब्यूल, यहाँ पे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये पॉलीमर होते हैं, इसमें अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे कि वेरियस जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। और जो सेक्रेटरी वेसल्स बनती हैं, जैसे हमने गोल्जा या प्रेटस में देखा था कि वेरियस सेक्रेटरी वेसल्स बनती हैं जो कि सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होती है। तो इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, माइक्रोटिब्यूल्स। उसके बाद ये जो है ये माइटोसिस एंड मियोसिस में भी हेल्प करते हैं। हमने पहले लेक्चर में सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा है। सेंट्रियोल्स माइक्रोटिब्यूल्स के बने होते हैं और ये रेडिएट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में हेल्प करती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे माइक्रोटिब्यूल माइटोसिस एंड मियोसिस मींस सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। अगर हम सेल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो साइटो मींस माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट होते हैं और ये जो दोनों हैं ये सेल मूवमेंट या फिर फ्लूइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और हमने पहले लेक्चर में सीलिया एंड फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखी है कि ये भी माइक्रोटिब्यूल्स के ही बने होते हैं। सो अगेन जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये उस सेल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है इसमें आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। नाउ जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये सभी यूकारियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये भी सभी यूकारियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये मेंटेन करते हैं सेल की शेप को, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं, मीन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनेली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं एंड मूवमेंट ऑफ सेल में हेल्प करते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ सेल में हम देखते हैं मसल मूवमेंट, मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। बिकॉज जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है
इनमें जब इंट्रैक्शन होती है तो मसल सेल इस तरीके से मूव करता है। ये जो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये हमने एक अनदर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस आई विल गिव यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे एक्टिन हेल्प करते हैं। तो एक्टिन के साथ एक मोटर प्रोटीन होता है। मोटर प्रोटीन वो प्रोटीन जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है वो है मायोसिन। तो ये दोनों मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद मैक्रोफाज मूवमेंट, जब मैक्रोफाजेस जो है ये इम्यून सेल्स होते हैं तो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनको जो इन्फेक्शन साइट है उसके तक ले जाने में माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है दीज आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये सभी यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ओनली जो कुछ मेटाजोन्स हैं या कुछ जो मैमल्स हैं इसमें ये प्रेजेंट होते हैं और दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल। उसके बाद ये यहाँ पे सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। सेल एडहीशन, सेल एडहीशन का मतलब है कि एक सेल और दो सेल इनके बीच में आपस में एडहीशन जहां जो जंक्शन होती है ये यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से होती है। या फिर जो सेल है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं इनके बीच में भी जो एडहीशन है ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से होती है। उसके बाद ये जो है ये डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं जैसे कि कैरेटिन, डेस्मिन, लेमिन्स एंड न्यूरोफिलामेंट्स। So this is all about the cell, the unit of life. If you have any type of query regarding this chapter, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.